Why there is a need to study the science of heredity? हमें हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना जो है क्यों जरूरी है? तो बेटा मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको इस साइड में जैसे कि आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्दी दिखाई दे रहा है। इवन ये भी बच्चे आपको काफी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे, जैसे कि सपोज ये इनके पेरेंट्स हम कंसिडर करते हैं कि इनके पेरेंट्स है, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स से जो है इनको जीन जो मिल रहा है, ये काफी अच्छी तरह से ट्रांसफर होते होंगे, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि ये पूरे इनके पेरेंट्स से कैरेक्टर इनको जो ट्रांसफर हुए, इट इज थ्रू जीन्स। तो ये जीन्स के थ्रू जो भी कैरेक्टर इनको मिल रहे हैं वो काफी अच्छी तरह से मिल रहे होंगे, कहीं भी डैमेज नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए ये आपको बच्चे जो दिखाई दे रहे काफी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। वही अगर आप इस साइड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये बच्चे आपको इतने नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि ये बच्चा, ये आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है क्या बेटा? तो नहीं। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बच्चे आपको नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या है कि इनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब अभी यहाँ पे इनके पेरेंट्स से इनको जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होगी जीन्स के थ्रू, तो इस जीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे इनके जीन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो रहा होगा। इसीलिए इनमें जो इंफॉर्मेशन नॉर्मली जानी चाहिए पेरेंट्स से, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जा रही है। इसका मतलब सपोज ये पूरा एक जीन है, ठीक है। तो ये पूरे जीन में कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोज डैमेज हो गया, मतलब ये पास ही नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से पास हो गया। तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं हो रही है और इस तरह के डिफेक्ट जो है जनरेट होते हैं उस बच्चे में, और इसको बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम हो गया उस जीन में, मतलब उस पेरेंट्स से जब बच्चे में कोई जीन जा रहा है, उस जीन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, मतलब कहीं पे डिफेक्ट आ गया, तो उस केस में वो जीन का सेगमेंट चला गया, मतलब वो कैरेक्टर उनमें से चला गया। इसका मतलब डिफेक्ट आया, और वो जो एक ऑर्डर था उस ऑर्डर में क्या हो गया, कहीं ना कहीं पे गलती हो गई, मतलब वो डिसऑर्डर हो गया। इसीलिए इसे बोला जाता है हेरिडेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब यह है बेटा कि यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? इट इज एन inherited disorder caused by defective genes that can be passed down by parents to their children। इसका मतलब जो जीन नॉर्मली इनमें जाने चाहिए उनमें कहीं ना कहीं पे डिफेक्ट आ गया, और उससे वो जो जीन का ऑर्डर था, जो सपोज ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं पे डिफेक्ट आने की वजह से ये कुछ इस तरह से डिसऑर्डर हो गया। इसका मतलब इनमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पास नहीं हो रही है, और इसी को बोला जाता है हेरिडेटरी डिसऑर्डर। मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जीन जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो डिफेक्टिव जीन आगे पास हो रहे हैं, और इसीलिए इनमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल कैरेक्टर इनमें आपको दिखाई नहीं दे रहे। और ये जो है इसे प्रोजेरिया बोला जाता है, विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको जो है आपके बुक में दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव द नेम्स ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है या हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्या होता है, तो एक डिसीज होता है and it is caused by change in the DNA sequence। इसका मतलब जीन जो है आगे ट्रांसफर अच्छी तरह से नहीं हो रहे, वो डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब डीएनए सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, वो प्रॉपर ऑर्डर में जो जाने चाहिए थे वो डिसऑर्डर हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल सीक्वेंस जो पास होनी चाहिए थी, नॉर्मल ऑर्डर जो पास होनी चाहिए थी, वो नॉर्मल सीक्वेंस नॉर्मल ऑर्डर डीएनए की पास आगे नहीं हो रहे। तो इसीलिए ये जेनेटिक डिसऑर्डर इन बच्चों में पाया गया, और इसी को बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। और उसके नाम क्या है वो भी हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले प्रोजेरिया।
तो इस बच्चे में आपको जो दिखाई दे रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये प्रोजेरी होता है। इसमें क्या होता है कि कम एज में ही वो आपको बूढ़े दिखाई देते हैं। और आपने तो ये देखा ही होगा, जिसे गतिमंद बोला जाता है। इसका मतलब ये काफी स्लो होता है प्रोसेस में। दे आर दे हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर, आप बोलो उनको होता है डाउन सिंड्रोम। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इवन सिकल सेल एनीमिया, तो जैसे कि आरबीसी का शेप, जैसे कि आरबीसी का राउंडेड शेप है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि इनमें जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उनके आरबीसी का शेप जो है सिकल लाइक होता है। मतलब जैसे कि मून का आपने आप शेप देखा होगा, तो उसी तरह से। वही अदर अगर देखोगे तो थैलिस्मिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये पूरे क्या है बेटा, तो ये क्या है, दे आर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये आपको नेम ऑफ द डिसऑर्डर याद रखना है, प्रोजेरिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, थैलिस्मिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये पूरे क्या है, तो दे आर जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये प्रोजेरिया आपने यहाँ पे देखा, और ये डाउन सिंड्रोम। और मैंने क्या बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर कब होता है, जब नॉर्मल सीक्वेंस नहीं रहता है, उनमें कुछ डिफेक्ट आता है, मतलब वो ऑर्डर ही चेंज हुआ तो वो डिसऑर्डर हो गया। इसलिए पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने चाहिए थे वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर। के बाद यहाँ पे व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द साइंस ऑफ हेरिडिटी, इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपने हेरिडिटी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी की कि कैसे पेरेंट्स से जो है प्रोजेनी को कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर वो सीक्वेंस नॉर्मली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि बच्चे में डिफेक्ट आ गया, तो आपको कैसे पता चला कि वो डिफेक्ट आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जीन को चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। उसी के बाद क्या वो जीन में जो चेंजेस आए, वो डिफेक्ट आए, क्या वो हम ट्रीट कर सकते हैं क्या, मतलब वो डिफेक्टिव जीन निकाल के नॉर्मल जीन डाल सकते हैं क्या। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेरिडिटी के बारे में स्टडी तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब हेरिडिटी के बारे में अगर आप स्टडी करोगे कि कहाँ पे जीन में डिफेक्ट आ रहा है, तो क्या वो हम निकाल सकते हैं और वहां पे नॉर्मल सीक्वेंस डाल सकते हैं क्या, तो ये पॉसिबल ओनली थ्रू साइंस ऑफ हेरिडिटी है। इसका मतलब हम ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इवन अगर ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि पेरेंट्स के केस में उनकी जीन जब ट्रांसफर हुए उस बच्चे को, तो वो प्रॉपर जीन अगर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है उस बच्चे के डिलीवरी को रोक सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके एबनॉर्मल हो सकता है, तो इवन हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। इसका मतलब द साइंस ऑफ हेरिडिटी इट इज यूजफुल इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब अगर आपने हेरिडिटरी साइंस की स्टडी की, तो आपको आप डायग्नोसिस कर पाओगे कि किस वजह से ये डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ये प्रोजेरिया हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया आ रहा है, तो ये पूरा डायग्नोसिस कर सकते हो। और उसके अगर आपने हेरिडिटी की स्टडी की तो आप इवन ट्रीटमेंट भी उसके ऊपर निकाल सकते हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो या प्रिवेंटिव मेजर आप ले सकते हो। इवन ये साइंस ऑफ हेरिडिटी अगेन कहाँ पे यूजफुल है, तो आपको अगर किसी यूजफुल कैरेक्टर के बारे में पता है, जैसे कि वो यूजफुल कैरेक्टर किसी जीन में होते हैं आपको पता है, तो वो जीन निकाल के, वो पर्टिकुलर यूजफुल जीन निकाल के आप जो है किसी जैसे वीक एनिमल है उसमें डाल सकते हो क्या। तो मैंने बताया आपको कि जैसे कि हमने हॉर्स के कैरेक्टर निकाले और वो डोंकी में डाल दिए, तो आपने जो वो जीन डाल के उस डोंकी में डाल दिया, मतलब नहीं उसकी जो जनरेशन आई, तो उसे हमने क्या किया, एक हाइब्रिड एनिमल डेवलप किया। और इवन आप हाइब्रिड प्लांट भी डेवलप कर सकते हो। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाता हूँ, जैसे ये। तो यहाँ पे क्या किया है कि जेब्रा और हॉर्स, इनसे जीन्स लिए गए बराबर, और एक हाइब्रिड एनिमल डेवलप किया, उसे बोलते हैं जेब्रॉइड। तो ये पॉसिबल है, इट इज थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज पॉसिबल थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इवन यहाँ पे टोमेटो के केस में भी देखो, तो टोमेटो आपको पता है वो ऊपर आता है बराबर। क्या ये पॉसिबल है कि टोमेटो प्लांट में हम पोटैटो प्लांट के कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं क्या, जैसे आपको पता है कि पोटैटो जो है वो नीचे आता है सॉइल के अंदर, तो क्या हम टोमेटो के साथ साथ पोटैटो भी जो है डेवलप कर सकते हैं क्या। तो ये लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया। इसका मतलब हाइब्रिड प्लांट जो है डेवलप किया, दैट इज पोमैटो, और ये भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल है, या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ये पॉसिबल है बेटा। इवन जोंकी भी लोगों ने डेवलप किया है, इवन टाइगर और लॉयन इन दोनों को साथ में हाइब्रिड एनिमल लाइगर भी डेवलप किया है,
ये सारा जो है पॉसिबल है, इट इज थ्रू द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। अगर आपको इस फील्ड के बारे में अच्छा अगर ज्ञान है तो आप इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हो, और साइंटिस्टों ने तो ऑलरेडी ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है कर चुके हैं। लेकिन इससे भी आप आगे एडवांस स्टडी कर सकते हो, जैसे कि पूना में आइसर इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो है ये पोमेटो का काम अच्छी तरह से हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि साइंस ऑफ हेरिडिटी जो है कहाँ कहाँ पे यूजफुल होती है। तो आप साइंस ऑफ हेरिडिटी से जो है डायग्नोसिस कर पाओगे कि वो क्यों हो रहा है, बराबर आप जो है ट्रीटमेंट उसके ऊपर निकाल सकते हो, और वो नहीं होने चाहिए जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो। तो ये पूरा जो है आप साइंस ऑफ हेरिडिटी से जो है पता कर सकते हो। इवन आप हाइब्रिड एनिमल्स, हाइब्रिड प्लांट, ये भी जो है डेवलप कर सकते हो। इवन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसमें भी जो है साइंस ऑफ हेरिडिटी की जो एक पर्टिकुलर फील्ड का यूज आप कर सकते हो। जैसे कि अभी माइक्रो चीज प्रोडक्शन, आपको चीज सभी को पता है, तो उस चीज जो है वो बनाया जाता है एक माइक्रोब्स की हेल्प से। तो अगर उस माइक्रोब में पोटेंशियल कम है, उसकी क्षमता कम है चीज प्रोडक्शन की, लेकिन अगर आपने क्या किया कि एक जीन उसमें इंसर्ट कर दिया जिससे कि उसकी पोटेंशियल जो है आप बढ़ा सकते हो, कि ये चेक करना है, तो बेटा ऐसे जीन भी आप उस माइक्रोब में डाल सकते हो और उसकी चीज प्रोडक्शन की एबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। जैसे लोगों ने ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये जो है ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया है ऐसे जीन उस बैक्टीरिया में इंसर्ट करके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि डीएनए में जो होते हैं दो स्ट्रैंड्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो डीएनए इट कंटेन टू स्ट्रैंड, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, और ये कॉइल करते हैं अराउंड इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये शुगर फॉस्फेट जो मैंने आपको डीएनए के कंपोनेंट में बताया था, तो ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। ये शुगर फॉस्फेट से इनकी बैकबोन बने, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नाइट्रोजन बेस और ये दूसरे स्टैंड का नाइट्रोजन बेस, जैसे कि एडेनाइन यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस और थायमिन दूसरा नाइट्रोजन बेस, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। दैट इज अ बेस पेयर, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बेस पेयर लिखा है। तो याद ये रखना है कि एडेनाइन इट ऑलवेज बेस पेयर विथ थायमाइन, थायमिन के साथ ये ऑलवेज बेस पेयर करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, मतलब ये एक दूसरे के लिए पूरक है। ये ऑलवेज पेयर विथ टी, आपको याद रखना है आत्माराम तुकाराम। ठीक है, और गुआनाइन इट ऑलवेज बेस पेयर विथ साइटोसाइन। इसका मतलब जी ऑलवेज बेस पेयर विथ सी, ए ऑलवेज बेस पेयर विथ टी, आत्माराम तुकाराम गणेश चंद्र, ऐसे याद रखो। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखो, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, और डीएनए के केस में यूरासिल अब्सेंट होता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि डीएनए में यूरासिल जो है वो नहीं रहता है। डीएनए में क्या होता है, यूरासिल की जगह पे थायमिन, और ये यूरासिल किस में होता है, तो ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए के केस में, नाइट्रोजन बेस के केस में डिफरेंस क्या है। तो आरएनए में जो होता है यूरासिल, और डीएनए में जो होता है वो थायमिन। ठीक है, और आरएनए के टाइप्स कितने हैं, और आरएनए हमने क्या बताया था, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और ये कुछ वायरसेस के लिए जेनेटिक मैटर होता है। लेकिन आरएनए के टाइप्स, तो बेटा सबसे पहला उसका टाइप है ये एमआरएनए, जिसका काम है डीएनए में जो इंफॉर्मेशन छुपी है उसकी इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाने का काम ये एमआरएनए करता है। इसका मतलब मैसेज लेके जाने का काम इसका है, इसका एमआरएनए का। और वही टीआरएनए, इसके नाम में टी का मतलब होता है ट्रांसफर। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जिससे कि प्रोटीन बनता है, जिससे कि प्रोटीन बनता है, तो ये अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम, ठीक है, इस अमाइनो एसिड को कैरी करने का काम किसका है, टीआरएनए का है। तो ये याद आपको रखना है। और थर्ड जो टाइप है वो आरआरएनए, और आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और ये इन अमाइनो एसिड को ज्वाइनिंग में हेल्प करते हैं।
और ये अमाइनो एसिड साथ में आके क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो